हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाला स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के भारतीय भवन के राजनीति शास्त्र के पार्ट 2 जाति, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव का लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। दोस्तों, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्टली पेज ओपन करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि लिंग के आधार पर होने वाले विभेद को लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग के आधार पर समाज दो वर्गों में बांटा रहता है, महिला एवं पुरुष। इनमें समानता सर्वत्र व्याप्त है। जैविक दृष्टिकोण से तो दोनों में असमानता स्वाभाविक है, परंतु दोनों के बीच सामाजिक विभेद भी बने रहते हैं। तो देखिए, लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, तो वही जो लिंग के आधार पर जो हम लोग भेदभाव करते हैं उसी को हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। देखिए, लिंग के आधार पर समाज दो वर्गों में बटा है। कितना वर्ग में बटा हुआ? दो। तो देखिए, पहला वर्ग है महिला, दूसरा क्या चाहिए? पुरुष। देखिए, इनमें असमानता सर्वत्र व्याप्त है, यानी लिंग के आधार पर हम लोग असमानता क्या करें, हमेशा बने ले रहते हैं। ठीक। बोले जैविक दृष्टिकोण से तो दोनों में असमानता स्वाभाविक है। देखिए, जैविक दृष्टिकोण से कहने का मतलब कि बायोलॉजिकल रीजन से देखा जाए तो दोनों तो असमानता होवे करेगा। देखिएगा, अथी जो बायोलॉजिकल रीजन से देखिए, जो महिला होती है वो अलग होती है, पुरुष होती है जो अलग होती है। परंतु देखिए, हम लोग समाज में भी इसको देखिए, सामाजिक विभेद में भी इसको हम लोग बने ले रहते हैं। ठीक। तो इसी को देखिए लैंगिक विभेद कहते हैं, यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज बोल रहा है कि समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में समाज में नारियों को गौरवपूर्ण स्थान था। देखिए, प्राचीन काल में जो समाज में जो नारी का स्थिति था, एकदम गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता था। उन्हें गृह लक्ष्मी के नाम से सुशोभित किया जाता था। उन्हें देखिए, गृह लक्ष्मी के नाम से सुशोभित किया जाता था। परंतु धीरे धीरे नारियों की स्थिति समाज में दयनीय होती गई, जिसके निम्नलिखित कारण। तो देखिए, निम्नलिखित कारण में देखिए, सबसे पहला कारण क्या चाहिए कि महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। यानी देखिए, सबसे पहले महिलाओं के साथ जो हम लोग भेदभाव करने लगे, तो ये इसका एक कारण है। दूसरा कारण देखिए क्या चाहिए कि श्रम का लैंगिक विभाजन। यानी देखिए, लिंग के आधार पर हम लोग जो काम को बंटवारा कर दिए। जैसे देखिए, बताया था ना कि पुरुष से जो काज करेगा घर के बाहर काम करेगा और स्त्री जो घर के अंदर काम करेगा। तो ये देखिए, श्रम का लैंगिक विभाजन कर दिए, महिला के साथ भेदभाव कर दिए। तीसरा कुछ कि स्त्री भ्रूण हत्या। यानी देखिए, जो बच्ची पेट में रहती है उसको गर्भ में ही मार देते, उसी को स्त्री भ्रूण हत्या कहते हैं। तो देखिए, ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण को चाहिए कि शिक्षा का अभाव है। चौथा कारण का चाहिए शिक्षा का अभाव, यानी स्त्री लोग को उतना हम लोग पढ़ाते लिखाते नहीं, यानी शिक्षा के अभाव है। अब देखिए, पांचवा कारण को चाहिए राजनीतिक अधिकारों का अभाव। देखिए, स्त्री लोग को अपना राजनीतिक अधिकार मालूम नहीं, इसलिए देखिए उन लोग को राजनीतिक अधिकारों का भी चाहिए अभाव। तो देखिए, इसी कारण से कहा होगा कि आज जो स्त्री है उनका दयनीय स्थिति हो गया। आज उनका जो स्थिति है, जो नारी के समाज में स्थिति आज का हो गई, दयनीय हो गई। तो हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए काचे बोला कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की जरूरत के लिए कोई दो कारण बताए। यानी देखिए, महिलाओं की स्थिति देखिए बिगड़ था ना, एकदम दयनीय था, तो इसी को सुधार लाने के लिए दो कारण बताने के लिए करा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए उत्तर क्या कह रहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की जरूरत के लिए दो निम्नलिखित कारण है। पहला कारण देखिए क्या चाहिए कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना होगा, यानी महिलाओं को और से अधिक पढ़ाना होगा। ठीक। यानी महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार कर उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो ये हो गया देखिए पहला कारण, यानी महिलाओं को ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो क्या होगा, अपने महिला के समाज में स्थिति सुधर जाएगा। ठीक। ये हो गया पहला। दूसरा कारण क्या चाहिए? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण कहने का मतलब देखिए कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार पुरुषों की तुलना में काफ़ी बाद में प्राप्त हुआ। अब महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत करनी हो चुकी है। यानी देखो, महिलाओं को कच कर देंगे, उसके अधिकार के प्रति उन लोग को जागृत कर देंगे। महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति उनको कच कर देंगे, जागृत कर देंगे। तो इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। ठीक। तो ये देखिए, ये दो कारण से क्या हो सकता है कि महिला समाज में अपना दयनीय स्थिति से ऊपर उठ सकती है। ठीक। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला कि भारत की संसद तथा राज्य विधानमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति पर प्रकाश डाले। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा महिलाओं की राजनीति स्थिति अभी भी दयनीय बनी। यानी राजनीतिक स्थिति में अगर देखा जाए, यानी राजनीति में देखा जाए तो महिला की स्थिति अभी भी क्या चाहिए, दयनीय बनी है। वह संसद एवं राज्य विधानमंडल में उनकी भूमिका नगण्य है। यानी संसद और राज्य विधानमंडल में उनकी भूमिका जो है एकदम नहीं के बराबर है। केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिपरिषद में भी महिलाओं को प्रतिनिधि काफ़ी कम है। यानी देखिए, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिपरिषद में देखिए महिलाओं को प्रतिनिधित्व यानी बहुत कम है। ठीक। भारत की संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी विश्व के अन्य देशों की संसद की तुलना में बहुत कम है। भारत में 8.3% ही महिलाओं की प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 11%। वही भारत के राज्य विधानमंडल में यह 4% है। देखिए, लोकसभा महिला का प्रतिनिधित्व 11% है। वही बोला कि राज्य विधानमंडल में 4%। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वायदा किया, जो इस वर्ष
आशय के विधेयक संसद में लंबित है। ठीक, तो ये हो गया देखिए राजनीति में भारत की महिलाओं की स्थिति हो गया। ठीक, तो ये आपका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का सोदाहरण उल्लेख करें। यानी देखिए विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति निम्नलिखित है। देखिए पहला का है कि सांप्रदायिक की सोच पर अपने धार्मिक समुदाय अपने का प्रमुख बहुसंख्यकवाद रूप चाहता है। जो लोग संख्यक समुदाय को होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यवाद के रूप ले लेती है। उदाहरणार्थ श्रीलंका में देखिए सिली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक प्रस्ताव के तहत कई कदम उठाए गए। यानी देखिए श्रीलंका में क्या चाहिए कि सिली समुदाय के लोग ज़्यादा इसलिए हुआ देखिए क्या होता है हुआ हर बार मतलब सिली वाला जो वोटर होता है ना हर बार जीत जाता है। ठीक, देखिए बोला कि सांप्रदायिक के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी संप्रदाय का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीक धर्म गुरुओं और भावनाओं अपीलों का सहारा लिया जाता है। यानी देखिए सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए क्या चीज़ धर्म गुरु का सहारा लिया जाता है, प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। जैसे देखिए ना अभी हम लोग की तरफ चल रहा है ना बजरंग दल चल रहा है, मुस्लिम लोग देखिए अपना चांद तारा लेकर दे रहा है, यानी अपना प्रतीक का यूज करता है, धर्म गुरुओं का भी यूज कर लेता है राजनीति करने के लिए। ठीक, सहारा लिया जाता है। निर्वाचन के वक्त हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। यानी देखिए क्या किया जाता है कि किसी खास धर्म के अनुयायी यानी जो खास धर्म के जो गुरु लोग होते हैं मानने वाले होते हैं उनसे क्या किया जाता है प्रचार किया जाता है राजनीति के लिए। ठीक, तो ये हो गया देखिए आपका अंत में देखिए सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब देखने को मिलता है जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा दंगा और नरसंहार होने लगता है। विभाजन से पहले और बाद में भी कई जगहों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो ये देखिए हो गया आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व बताएं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता का सही अर्थ है अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा माना। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि अपने धर्म से अन्य धर्म को ऊंचा माना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता के 3 तत्व बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहला तत्व क्या है सांप्रदायिकता का कि एक धर्म के अनुयायी को धार्मिक कार्यों के साथ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक हितों में भागीदारी लिया जाता है। तो ये हो गया देखिए पहला तत्व। दूसरा तत्व क्या है कि एक धर्म के अनुयायी लैंगिक हित दूसरे धर्म के अनुयायी से भिन्न होते हैं। एक धर्म के जो अनुयायी क्या चाहिए लैंगिक हित के दूसरे धर्म के अनुयायी से क्या होते भिन्न होते हैं। तीसरा देखिए तत्व क्या चाहिए उनके हित एक दूसरे से भिन्न ही नहीं बल्कि परस्पर विरोधी भी होते हैं। यानी देखिए एक धर्म का जो दूसरे धर्म से जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है विरोधी भी होता है। तो ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेज ने क्या और कैसे उभारा। यानी देखिए सांप्रदायिकता का कि मतलब जातिवाद होता है ना, हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो ये जातिवाद है ना, तो ये सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेज कैसे उसको उभारा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों में अभूतपूर्व एकता है और तभी सभी संप्रदाय के लोग के बीच प्रेम और सद्भाव व्याप्त है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में सभी संप्रदाय के लोग एकजुट हैं। अंग्रेज किसी भी कीमत पर देश का शासन अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, फलतः उनमें फूट डालो और शासन करो की नीति का गले लगाया। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा कि अंग्रेज ने सांप्रदायिकता के लिए कौन सा नीति अपनाया, तो आप बोलिएगा फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। देखिए वे यह समझ गए थे कि ब्रिटिश शासन के हित मुसलमानों को प्रोत्साहित कर उन्हें कांग्रेस के आंदोलन से अलग में ही है। यानी देखिए अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर मुसलमान को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक उन लोग क्या चाहिए कांग्रेस अलग नहीं होगा, कांग्रेस अलग नहीं होगा तो हम लोग अपना शासन कर नहीं पाएंगे। अतः अंग्रेजों ने मुसलमानों को समर्थन करते हुए अंग्रेज लोग जो था मुसलमान को समर्थन करते हुए 1906 में क्या किया कि मुस्लिम लीग तथा 1909 में मौले मिंटो सुधार में मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन का स्थान का बात कर दी और सांप्रदायिकता का बात उभारा, जिससे कांग्रेस के आंदोलन में बाधा उपस्थित होने लगा। तो ये देखिए मतलब अंग्रेज जो था फूट डालो शासन करो की नीति से अपना कर क्या किया कि मुस्लिम लोग को हिंदू लोग से अलग कर दिया और अलग करने के बाद 2-3 को पार्टी बना दिया, मुस्लिम लोग बना दिया, मौले मिंटो सुधार बना दिया। इससे क्या हुआ कि उन लोग को अलग से इलेक्शन लड़वाया गया। ठीक, तो इससे देखिए क्या होगा कि सांप्रदायिकता से क्या होगा कि राजनीति में अंग्रेज लोग भी इसका फायदा उठा लिया। तो ये आपका देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन को। तरफ 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि धार्मिक संप्रदायवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरनाक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। इस बात से तनिक भी संदेह नहीं कि संप्रदायवाद की भावना धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में तथा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी दी गई। यहाँ कभी भी हिंदुओं तथा कभी भी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उस्काकर सांप्रदायिक दंगे कराए जाने की कोशिश नहीं होती है, जिससे लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाने की संभावना बन जाती है। अब देखिए आगे क्या चाहिए। तो ये हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। ठीक,
तो अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता के कोई 3 प्रभाव को उल्लेख करिए। तो देखिए भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता के 3 प्रभाव देखिए। पहला प्रभाव है कि 1947 में भारत का विभाजन कर मुसलमान बहुल क्षेत्रों की पाकिस्तान बना। यानी देखिए भारत का विभाजन होने से हुआ कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया, तो जहाँ मुस्लिम ज़्यादा तो आज पाकिस्तान बन गया। दूसरा देखिए कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी इसी उन्माद का शिकार होना पड़ा। यानी देखिए क्या चीज़ था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ था कि भारत में धार्मिक संप्रदाय के कोई 3 प्रभाव को लिखे। तो देखिए भारत में धार्मिक संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर जो संप्रदाय बटा हुआ था, यानी जो समाज बटा हुआ था, उसमें देखिए क्या हुआ कि पहला पाकिस्तान बन गया। दूसरा क्या हुआ कि इसी का शिकार होना पड़ा महात्मा गांधी को। यानी देखिए महात्मा गांधी धर्म के लिए मारे गए, ठीक, यानी धर्म के लिए महात्मा गांधी भी शहीद हो गए, ठीक। तीसरा देखिए आए दिन कश्मीर में हो रहा है आतंकवादी हमले भी संप्रदाय का ही देन है। यानी देखिए आजकल जो कश्मीर में हमला हो रहा है तो मुस्लिम हिंदू के चलते हमला होता है, तो आजकल भी देखिए संप्रदाय हमला हो रहा है, वो भी का आतंकी जो हमला हो रहा है ना, वो भी संप्रदायवाद का ही देन है। तो देखिए 3 कारण था, ठीक। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य, इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाए सांप्रदायिकता का सही अर्थ है अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धर्म को क्या करना, अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता। यानी देखिए अपने धर्म के लिए क्या करना कि राष्ट्रहित का बलिदान करना, यानी राष्ट्र के विपरीत चल जाना, राष्ट्र के चल जाता है विपरीत, यानी राष्ट्र को मतलब डुबाए फिराम लग जाता है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। बोला सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाती, यह एक विशेष विष के समान है जो मानव को घृणा करना सिखाता है। इस संकुचित मनोवृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी अथवा एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग के खून के प्यास हो जाते हैं। सांप्रदायिकता के कारण सांप्रदायिक दंगा होने लगते, इसके कारण राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाता, जो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि जातिवाद किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है, वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही। भारत की सामाजिक समस्या में जातिवाद की समस्या मुख्य मानी जाती है। आज संपूर्ण देश जातिवाद का शिकार बन गया। इसके कारण ऊंच नीच, अमीर गरीब, अस्पृश्यता आदि कुशासित भावनाओं का जन्म हो गया। आज भारत के 4 जातियों के बीच 3000 उपजाति है। देखिए आज भारत में 4 जाति है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनमें देखिए आज 3000 उपजातियाँ बन गई है, जो राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है तथा लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी। हो गई 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 2 सामाजिक बुराइयों का नाम बताए जो अभी तक भारतीय समाज में विद्यमान है। देखिए इसका हो जाएगा 2 सामाजिक बुराइयां। देखिए पहला जातिवाद है और दूसरा देखिए अभी भी छुआछूत है। अभी भी क्या चाहिए, छुआछूत। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये जातिवाद और छुआछूत। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि भारतीय समाज पर जातिवाद के 2 कुप्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो देखिए भारतीय समाज पर जातिवाद के कुप्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते। भारतीय समाज पर जातिवाद के 2 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला प्रभाव देखिए क्या चाहिए जातिवाद का कि विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को अश्रद्धा और घृणा की दृष्टि से देखते थे। देखिए पहला जातिवाद की ये हो गया प्रभाव, यानी एक दूसरे जाति के लोग एक दूसरे को क्या चाहिए अश्रद्धा और घृणा से देखते हैं, यानी नफरत से देखते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम होता है ना। अब अगला देखिए क्या चाहिए दूसरा कि जातिवाद के कारण राष्ट्र के अनेक प्रतियोगिता समूह एवं टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जातिवादी के कारण देखिए आज का चाहिए कि राष्ट्र जो अनेक प्रतियोगी समूह में एवं टुकड़ा में बढ़ गया, जिससे राष्ट्रीय एकता पर चाहिए कुठाराघात होता है, कुठाराघात हो रहा है। यानी कहने का मतलब एक राष्ट्र के साथ का लोग कर दे रहा है गद्दारी कर रहा है, ठीक। तो हो गया देखिए 2 प्रभाव। तो देखिए जाति के आधार पर समाज में क्या हो रहा है, भारत समाज के 2 भाग में मतलब को प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही चुनाव नहीं लड़ जा सकते, इसके 2 कारण बताएं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राजनीति में जाति के बढ़ते प्रभाव से यह निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होगा कि चुनाव में जाति की भूमिका सर्वोपरि है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी विशेष जाति बहुल वाले निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप 2 मुख्य विकल्प सामने आते हैं। बहुल जाति के मतदान किसी विशेष जाति राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुल जाति के एकांश मतदाता दूसरी जाति के मतदाताओं से एक नया समीकरण बनाकर बाजी मार लेते हैं। स्पष्ट है कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकते। तो ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी विद्यमान है, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत में आज भी जातिगत असमानताएं है तथा विभेद समाज में विद्यमान है। एक जाति विशेष में कई तरह के असमानताएं विद्यमान है, जैसे गरीब और अमीर, शासक और शोषित का विभेद आदि। स्वर्ण और दलित के बीच जातिगत असमानता, स्वर्ण यानी ऊंचे जाति और नीचे जाति का विभेद आज भी है। अगली और पिछड़ी जातियों का बीच जातिगत असमानता आज भी विद्यमान। तो ये देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो देखिए टोटल लघु उत्तरीय में 15 प्रश्न, 15 को हम 15 बता दें दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक